नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और पार्ट 10 तक 250 प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से करा चुका हूं। आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 11 जिसमें कुछ नए प्रश्नों का समावेश होगा। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर आज की क्लास में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें और दोस्तों कमेंट में इस प्रश्न का आंसर देंगे जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कौन सा है? अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज होते हैं यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखें और 100% में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर गलत ही करके आते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष केवल सांसद पद की सदस्यता वो लेता है, शपथ किसकी लेता है? सांसद पद की शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अपना प्रतिवेदन किसको देता है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग का वर्णन है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 148 से 151 तक प्रतिवेदन देगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को और ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग है दोस्तों, ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है, बात की है लोक लेखा समिति की। जब आप भारतीय संविधान में कुछ समितियां पढ़ोगे दोस्तों, संसदीय समितियां होती हैं। संसदीय समितियों में से एक प्रमुख समिति है लोक लेखा समिति। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 35, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें कुल सदस्य संख्या होगी 22 और दोस्तों 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार कुल 22 सदस्यों से बनती है लोक लेखा समिति। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 113, ऑप्शन नंबर बी सी अनुच्छेद 114, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 115। दोस्तों जब आप देखोगे बजट शब्द का उल्लेख तो कहीं नहीं है। कहां है? बजट शब्द का उल्लेख है क्या? कोई पूछे आपसे बजट शब्द का उल्लेख? बिल्कुल नहीं है। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट की जगह पर एक शब्द आता है वार्षिक वित्तीय विवरण और केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात सेंट्रल के बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। एक ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अभी मैंने बताया था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? क्विक रिवीजन है प्रश्नों का। क्या है? क्विक रिवीजन है।
तो जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करना है, साथ में जो फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे वो भी मैं साथ में बताता हुआ चलूंगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? आप बताओ, लोकसभा का वर्णन है। देखो संसद है, और संसद के सदन कितने होते हैं दोस्तों? संसद के सदन होते हैं दो, एक होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद के दो सदन है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के 79, राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के 80 और लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के 81 में है। ऑप्शन नंबर ए 79, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 81, ऑप्शन नंबर डी 82, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है लोकसभा का, और संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। अगर उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा है और लोकसभा है निम्न सदन। स्थायी सदन की बात करें राज्यसभा और अस्थायी सदन की बात करें तो लोकसभा, और लोकसभा का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न देख लें, निम्न में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? अभी हमने बात की थी लोक लेखा समिति, जिसमें कुल सदस्य होते हैं 22, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, और 15 और 7 22 सदस्यों से मिलकर बनती है लोक लेखा समिति। जो संसद की समितियां हैं उनमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है लोक लेखा समिति। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति करता है अध्यक्ष को नियुक्त, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में विपक्ष का नेता इसको नियुक्त करेगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का विधि सचिव या भारत का संघीय वित्तीय मंत्री? देखो ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर देते हैं सीजेआई मुख्य, जबकि दोस्तों बात की गई है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा। अनुच्छेद जब 76 आप पढ़ोगे, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में वर्णन मिलता है दोस्तों महान्यायवादी का। किसका मिलता है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, कोरम है ना। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 100 और ऑप्शन नंबर डी 75। देखो कोई भी सदन है, दोनों सदनों के लिए जो कोरम निर्धारित किया गया है वो किया गया है 1/10, अर्थात 1/10 सदस्य संख्या होनी ही चाहिए। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250, और 250 का 1/10 अर्थात कोरम के लिए कम से कम सदस्य होने चाहिए 25। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर बी सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किसमें करता है? मनोनीत करता है। किसमें? राज्यसभा में। लोकसभा में भी करता है क्या? तो आपका वर्तमान में आंसर हो जाएगा सर नहीं करता। पहले करता था, बिल्कुल करता था। पहले 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में, और राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का खंड 3 इसके तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा एंग्लो इंडियंस को जो मनोनीत करने की प्रक्रिया थी उसको हटा दिया गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या की बात की है ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 550, ऑप्शन नंबर सी 250 और ऑप्शन नंबर डी 450। चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें। ऑप्शन नंबर बी 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की। कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 550 और वर्तमान में 543। ये डाटा याद रखना है। इससे पहले हम डाटा याद करते थे 545, लेकिन 543 है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न देख लें। भारतीय संविधान का जो वो भारतीय संसद है, भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या है। मैंने अभी बात बताया, गणपूर्ति आ जाए या कोरम आ जाए, दोनों एक बात है। और दोनों कोरम क्या है, लोकसभा या राज्यसभा के 1/10। अर्थात देखो, अगर सीधा आए कितनी है तो 1/10 है। अगर लोकसभा की पूछे तो 55 है, और दोस्तों राज्यसभा की पूछे तो 25 है सदस्य की, तो और सीधा आ जाए तो 1/10। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम होती है 550, तो उसकी कोरम हो जाएगी 55, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, तो इसकी कोरम या गणपूर्ति हो जाएगी 25 अर्थात 25। दोस्तों दल बदल से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का अंतिम निर्णय किसका सर्वमान्य होगा? अगर दल बदल से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है तो उसका निर्णय किसका सर्वमान्य होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ऑप्शन नंबर बी सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, या ऑप्शन नंबर डी सदन के अध्यक्ष का। बताएं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सदन है, जैसे चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, है ना। अगर राज्यसभा में कोई राज्यसभा का सदस्य और दल बदल से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है तो उसका राज्यसभा का जो सभापति है उसका निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर लोकसभा का कोई सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दल बदल से संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद है तो सदन के अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्षी दल के सदस्य की नियुक्ति होती है? अभी मैंने बताया था लोक लेखा समिति। क्या बताया था? लोक लेखा समिति है। और दोस्तों ये जो लोक लेखा समिति है ना, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 22 होती है, और इसमें हमेशा जो अध्यक्ष बनेगा वो विपक्षी दल का बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति में से किसके द्वारा की जाती है? भारत का महान्यायवादी वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है और राइट आंसर बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में वर्णित जो महान्यायवादी का पद है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से संवैधानिक सलाह ले सकता है? आप बताओ। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 144, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 145, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 148। चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143 जो है दोस्तों। अनुच्छेद 143 जब आप देखोगे तो अनुच्छेद 143 के तहत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, ये एक परामर्शी न्यायालय होता है। क्या होता है? परामर्शी न्यायालय होता है। और राष्ट्रपति इससे क्या ले सकता है? संवैधानिक सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इसकी सलाह मानने के लिए, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 143 में। तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? आपको पता है, संसद में, लोकसभा में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। तो कार्यपालिका शक्ति ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब आप देखते हो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल है। अनुच्छेद 53 जब आप पढ़ोगे तो 53 में है कि भारतीय की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी, भारत की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी भारत सरकार की, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी अनुच्छेद 53 के तहत। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी या कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है?
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 या 57। निर्वाचक मंडल की बात हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 54 में निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद जो 55 है इसमें आती है निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या आती है? निर्वाचन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। दोस्तों बात कर लें अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है साउथ अफ्रीका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ले लिया दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ले ली और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये हमने लिया अमेरिका से। न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं, न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो सारे के सारे हमने कहां से ले लिए दोस्तों? अमेरिका से ले लिए। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से कहां से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी है केवल राज्यसभा में और ऑप्शन नंबर डी है संसद के किसी भी सदन में। तो दोस्तों आप बताएं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया हम लाएंगे वो दोस्तों संसद के कौन से सदन में लाएंगे? लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं या संयुक्त बैठक में लाएंगे या किसी भी सदन में? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी भी सदन में आपको पता है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, किसमें? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने ले ली दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? सेकंड गेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों एसएसटी के में। सेकंड गेट 2018 एसएसटी में यह प्रश्न आया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 365। चारों ऑप्शंस देखिए, तीन तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। आपातकाल से बात करें 352 की राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 है राज्यों में आपातकाल और 360 है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन किया है राज्यों में राष्ट्रपति से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मूल कर्तव्य, अब बताओ मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में पहले थे या जोड़े गए हैं? बताओ, नहीं थे ना? तो भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसने कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े और बाद में एक मूल कर्तव्य और जुड़ा और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर बिल्कुल है, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण बिल्कुल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वच्छता बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य से ये भी आपको डाटा रखना है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल हो गया? सेकंड गेट 2018 एसएसटी का प्रश्न है। एसएसटी 2018 का प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा और इसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 21A जोड़ा जाएगा और यह हो जाएगा मूल अधिकार शिक्षा का 86वां संविधान संशोधन 2002। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई? ये भी सेकंड ग्रेड एसएसटी 2018 का प्रश्न है। सेकंड ग्रेड 2018 में जो एसएसटी का प्रश्न था, एसएसटी का पेपर था, उसमें पूछा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? 13वीं तो है ही नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगी 12वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगी 11वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगी 10वीं अनुसूची। ये डाटा भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं कुछ नए प्रश्नों को लेकर अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।